हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 29 अक्टूबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। ट्राई टू ऐड मोर एंड मोर पीपल टू दिस सेशन। और ये बाइलिंगुअल सेशन है जिसमें हम करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हैं, साथ ही उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करते हैं। और ये करंट अफेयर्स आप जाकर वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं pendulumvideo.com पर, और जाकर क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एंड आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपके दो पैकेजेस हैं, दुरंतो एंड शताब्दी पैकेजेस, जिसमें आपको CBT 1 CBT 2 के मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे CBT 1 CBT 2 के। 50+ मिनी टेस्ट मिलेंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे, बेस्ड ऑन जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा क्वांट पर, रीजनिंग पर बेस्ड होंगे। देन 200+ करंट अफेयर क्विजेज मिलेगी, एकदम रियल एग्जाम फील मिलेगी। एंड ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए जो भी आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड जो SSC CGL Tier 2 देने वाले हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें इंग्लिश और क्वांट के अलग पैकेजेस भी हैं, एक कंबाइंड पैकेज भी है। आप फ्री मॉक टेस्ट जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो आज की जो न्यूज़ है उसको देखेंगे। उससे पहले हम जो प्रीवियस डे की न्यूज़ है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 2020। दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 27 अक्टूबर। ये एक 3 डे लॉन्ग इवेंट है जो 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक चलेगा। एंड दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय CBI, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। एंड इसकी थीम थी सतर्क भारत समृद्ध भारत। सतर्क भारत समृद्ध भारत, ओके। तो बेसिकली विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पेरस इंडिया। नेक्स्ट इज नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन विल ऑर्गेनाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी IAS हैकेथॉन विद CSIRO। CSIRO जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ मिलकर ये हैकेथॉन जो ऑर्गेनाइज की जाएगी और ये 7 और 8 दिसंबर को ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें 4 की थीम्स होंगी जिसके बेसिस पर जो फाइनल है वो सिलेक्ट होंगे, फाइनलिस्ट होंगे। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ऑडियो डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। तो 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि ऑडियो विजुअल जो हमारा हेरिटेज है उसको हमें अच्छी कंडीशन में उसको बचा के रखना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसको देख सके। नेक्स्ट इज PM मोदी एड्रेस्ड 4th इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसकी जो थीम थी 4th इंडिया एनर्जी फोरम की, वो थी इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। एंड इसमें उन्होंने बताया कि इंडिया ने अपना जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो पहले 175 गीगावाट था बाय 2022, इसको बढ़ाकर 450 गीगावाट बाय 2030 कर दिया है। एंड साथ ही उन्होंने 7 की ड्राइवर्स की बात की थी। डिटेल्स के लिए आप कल का वीडियो देख सकते हैं या फिर वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर कॉन्ग्रेचुलेटेड द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया ऑन ऑस्ट्रियन नेशनल डे। तो ऑस्ट्रियन नेशनल डे जो है 26 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1955 से मनाया जा रहा है, क्योंकि 1955 में ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक डिक्लेरेशन ऑफ परपेचुअल न्यूट्रलिटी पर साइन किया था 26 अक्टूबर 1955 को। एंड तब से ही ऑस्ट्रेलियन नेशनल डे के फॉर्म में बनाया जा रहा है। एंड इस वर्ष इसकी 65th जो है ये ऑस्ट्रियन नेशनल डे था। ऑस्ट्रिया की हम बात करें तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो वियना है और करेंसी यूरो है। और अलेक्जेंडर वैन डर बेलन जो है वो करंट प्रेसिडेंट है ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट इज जापान एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। तो नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, योशिदी सुगा, उन्होंने अनाउंस किया कि द कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050। और इसके लिए वो अपनी जो भी पॉलिसी है उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी 56% जो जापान की रिक्वायरमेंट है वो फ्यूसल फ्यूल से पूरी होती है। नेक्स्ट इज यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर लॉन्च्ड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल अफेयर्स। और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं ये आर्ट ऑफ लिविंग के साथ कोलैबोरेशन में खोले गए हैं। इनका एम यही है कि ट्राइबल यूथ्स को पहले जो है वॉलंटियर बनाना है उनको,
ठीक है, उनको तैयार करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। देन वो लोग जाके जो भी पंचायती राज में जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वो बताएंगे कि ट्राइबल एक्ट्स कौन कौन से हैं, रूल्स क्या हैं, स्कीम्स कौन कौन सी हैं ट्राइब्स के लिए, ताकि वो लोगों के लिए कुछ बेनिफिशियल कर सकें, क्योंकि जागरूकता की कमी है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक प्रीमियर लीग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक। तो इंदौर भारत की सबसे क्लीनेस्ट सिटी है एंड इसमें जो प्लास्टिक यूसेज है, सिंगल यूज प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको कम से कम करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग स्टार्ट होगा, जो कि एकदम IPL की तरह होगा। इसमें जो भी 19 जोन्स हैं उनको 4 टीम में डिवाइड किया जाएगा इंदौर के, एंड हर टीम को एक रेडियो जॉकी जो है वो कैप्टन होगा हर टीम का। इसके अलावा हर टीम जो है 45 दिन तक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट करेगी और जिसने सबसे ज़्यादा कलेक्ट किया वो विनर होगा। सिंगल मेल पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन नाउ टेक चाइल्ड केयर लीव। तो जो भी सिंगल मेल पेरेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं एंड सिंगल मेल पेरेंट हैं और जो अकेले ही बच्चे का ख्याल रख रहे हैं, वो नाउ चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। एंड इसमें जो 22 ईयर्स की जो कंडीशन थी डिसेबल्ड चाइल्ड के लिए उसको हटा दिया गया है और सिंगल मेल पेरेंट की डेफिनेशन में अनमैरिड एम्प्लॉयज, विडोअर्स और डाइवोर्सीज शामिल हैं। नेक्स्ट इज 73rd एनिवर्सरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्सेशन विद इंडियन यूनियन सेलिब्रेटेड। तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था एंड इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर का मर्जर है विद द स्टेट ऑफ इंडिया वो स्टार्ट हुआ एंड इसी की 73rd एनिवर्सरी इस वर्ष सेलिब्रेट की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आज की न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया US 2+2 मीटिंग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 27 अक्टूबर और ये भारत अमेरिका 2+2 बैठक में के दौरान जो बेका एग्रीमेंट था जिसका हमने पहले भी डिस्कस किया था, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन, ये भी साइन हुआ। द मीटिंग वॉज हेल्ड, सो दिस वॉज द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया US 2+2 डायलॉग और टोटल 5 एग्रीमेंट साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड US। बेका एग्रीमेंट साइन करने के बाद इंडिया विल गेट एक्सेस टू US जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड दिस विल इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन वेपन्स लाइक मिसाइल्स एंड आर्म्ड ड्रोन्स। तो इंडिया को इससे बहुत बेनिफिट होगा। इससे पहले जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो इंडिया और US की डिफेंस पार्टनरशिप को जिन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है वो है लेमोआ, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2016 में साइन हुआ था। एंड इसके अलावा कॉमकासा एग्रीमेंट, द कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये 2018 में हुआ था जब जो पहली इंडिया US 2+2 मीटिंग हुई थी उसके बाद इसमें साइन किया गया था। सो दिस इज कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। 2002 में जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट GSOMIA ये साइन हुआ था इंडिया और US के बीच में और 2016 में US ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का जो है डेजिग्नेट किया, उसको बोला कि इंडिया जो है US का मेजर डिफेंस पार्टनर है। इंडिया US 2+2 डायलॉग की हम बात करें तो ये हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसमें भारत और US के जो फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स हैं वो एक साथ आते हैं और वो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर डिस्कस करते हैं। ये पहले ही बार हुई थी 2018 में न्यू दिल्ली में और दूसरी बार हुई थी वॉशिंगटन DC 2019 में और ये जो तीसरी बैठक हुई है ये न्यू दिल्ली में हुई है इन 2020। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल कॉपरेशन वॉज साइन ड्यूरिंग द रिसेंट इंडिया US 2+2 मीटिंग। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडिया एंड US 2+2 मीटिंग हेल्ड। जियोस्पेशियल कॉपरेशन के लिए बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 मीटिंग के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और अमेरिका की पहली बैठक 2+2 किस वर्ष आयोजित की गई थी? 2017, 2018, 2019 एंड 2020। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2018। Next is Shri Mansukh Mandavia started DP facility of VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग जो कि है श्री मनसुख मंडाविया, उन्होंने डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी स्टार्ट की है VO
जो पोर्ट ट्रस्ट है, जिसका पहले नाम था टुटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पर ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री स्टार्ट की गई है। अब इस फैसिलिटी की वजह से क्या होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, वो कम होगी और इसके साथ साथ जो कार्गो की वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी और डायरेक्ट मूवमेंट अब कंटेनर्स का हो सकेगा फ्रॉम फैक्ट्रीज। The port has also signed an MOU with the Central Warehousing Corporation to operate direct port entry facility for 30 years. तो इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए बाय विद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ताकि जो ये डीपी फैसिलिटी है इसको 30 साल के लिए ऑपरेट किया जा सके। ऑल्सो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज वर्किंग ऑन मैरीटाइम विजन 2030 एंड दिस विल रिप्लेस सागरमाला इनिशिएटिव। तो इस सागरमाला पहल को जो है रिप्लेस करेगा, जो कि मैरीटाइम विजन है 2030। और ये सागरमाला इनिशिएटिव क्या है कि हर पोर्ट को डेवलप करना है, ठीक है, बढ़िया कनेक्टिविटी देनी है, वो उससे रिलेटेड था सागरमाला। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट को पहले ट्यूटिकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। इट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है और ये तमिलनाडु का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है और फोर्थ लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है भारत का। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, थूथुकुडी तमिलनाडु में है और एक ये ऑल वेदर पोर्ट है, हर मौसम में चलने वाला ये पोर्ट है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ शिपिंग श्री मनसुख मंडाविया हैज रिसेंटली स्टार्टेड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में निम्नलिखित में से किसके लिए डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा शुरू की है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया पोस्ट एंड यूएस पोस्टल सर्विस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा अबाउट पोस्टल शिपमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस। भारत और अमेरिका के बीच में डाक लेन देन के बारे में सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए इंडिया पोस्ट और यूएस पोस्टल सर्विस के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से क्या होगा कि गंतव्य पर उनके भौतिक आगमन से पहले, बिफोर द फिजिकल अराइवल ऑफ दीज पोस्टल आइटम्स एट द डेस्टिनेशन, एक्सचेंज ऑफ डेटा कैन टेक प्लेस। तो डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। US comes in first place in the list of export destinations for India's exports. भारत के निर्यात के लिए निर्यात स्थल की सूची में अमेरिका पहले स्थान पर आता है, उसके बाद UAE और चाइना आता है। मोस्टली जो आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं वो MSME प्रोडक्ट्स होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स और लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। In September 2020, इंडिया पोस्ट लॉन्च 5-स्टार विलेजेस स्कीम। तो 5-स्टार विलेजेस स्कीम स्टार्ट की गई थी इंडिया पोस्ट के द्वारा। सो ये जो 5-स्टार विलेजेस स्कीम थी, इसमें बेसिकली एम यही है इस स्कीम का कि जो भी लोगों में अभी अवेयरनेस नहीं है कि इंडिया पोस्ट कौन कौन सी स्कीम को लॉन्च करता है या फिर कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि उस गैप को कम किया जाएगा और जो भी पोस्टल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो गांव-गांव में पहुंचाई जाएगी, रूरल एरियाज में उसको पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है। इंडिया पोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। ये 1854 में फॉर्म हुआ था और जो करंट डायरेक्टर जनरल है पोस्टल सर्विसेज के वो श्री विनीत पांडे हैं। क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया पोस्ट हैज साइंड MOU फॉर द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स डेटा अबाउट पोस्टल शिपमेंट विद पोस्टल सर्विसेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया पोस्ट ने निम्नलिखित में से किस देश की डाक सेवा के साथ डाक लदान के बारे में सीमा शुल्क डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। US, ऑस्ट्रेलिया, भूटान एंड जापान। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज US। नेक्स्ट इज परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। दिस वॉज लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू एंड ये जो फेस्टिवल है इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया है एंड दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नाट्य तरंगिणी। Okay, this was organized by Natya Tarangini in partnership with United States and
दिस फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड कंटिन्यूसली फॉर 23 ईयर्स। तो पिछले 23 वर्षों से ये हर वर्ष मनाया जा रहा है। एंड दिस सीरीज कंसाइड्स विद द वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ऑडियो विजुअल हेरिटेज का जो वर्ल्ड डे है ये 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये परंपरा सीरीज उसी के साथ कंसाइड की इस बारी। नाट्य तरंगिनी इज एन इंस्टीट्यूट फाउंडेड बाय फेमस कुचिपुड़ी डांसर्स राजा राधा रेड्डी एंड कौशल्य रेड्डी। ठीक है, तो नाट्य तरंगिनी, हो सकता है इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि नाट्य तरंगिनी किस किस के द्वारा फाउंड किया गया था। तो राजा राधा रेड्डी और कौशल्य रेड्डी के द्वारा ये फाउंड किया गया था। क्वेश्चन है, रिसेंटली लॉन्च परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नाट्य तरंगिनी इन पार्टनरशिप विद डैश। हाल ही में लॉन्च की गई परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस का आयोजन नाट्य तरंगिनी द्वारा डैश के साथ साझेदारी में किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यूनाइटेड नेशंस, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट इज द छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली हैज पास द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल 2020। छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है, और इस बिल में काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि द स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर प्राइवेट मंडीज एज डीम्ड मंडीज। तो जो भी राज्य सरकार है वो प्राइवेट मंडी को डीम्ड मंडी की तरह डिक्लेयर कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सेटअप कर सकती है, और साथ ही जो फेयर प्राइस है फार्मर्स प्रोड्यूस का उसको सेफ गार्ड कर सकती है, उसके लिए स्टेप्स ले सकती है। According to the state government, it does not override the central farm laws. तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेंट्रल फार्म लॉज अभी पास हुए थे उसको ये ओवरराइड नहीं करता है। इसका मेन मुद्दा यही है कि जो स्टेट के फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। रिसेंटली पार्लियामेंट हैज पास द 3 एग्रीकल्चर लॉज टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द लेबर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है कि 3 लॉज यहाँ पे लेकर आए थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, एंड उसको पास किया गया था, जो एक्ट बन गए हैं। एंड ये 3 जो थे एग्रीकल्चर लॉज, दीज वर एम्ड एट ब्रिंगिंग रिफॉर्म इन द लेबर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, और फार्मर के बेनिफिट के लिए है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स ने इसका विरोध किया है और अभी तक विरोध चल रहा है। द conflict between state and central government arises because the constitution has placed agriculture in the state list, which means the state government can only address issues related to agriculture। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव पैदा होता है, क्योंकि संविधान ने कृषि को राज्य सूची में रखा है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकार केवल कृषि से संबंधित मुद्दों का समाधान कर सकती है। लेकिन जो 3 फार्म लॉज हैं जो ये बनाए गए हैं, दीज वर इनका जो संबंध था ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से था। तो यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो दिस वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 2000 बाय डिवाइडिंग 10 छत्तीसगढ़ी एंड 6 गोंडी स्पीकिंग साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से विभाजित करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया 1 नवंबर 2000 में। इसकी कैपिटल रायपुर है। स्टेट एनिमल वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो है। स्टेट बर्ड माउंटेन मैना है, एंड दिस इज रैंक 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया इन द कंट्री। स्टेट गवर्नर यहाँ पर अनुसुईया उइके हैं, और चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर भूपेश बघेल हैं। लोकसभा में इसकी 11 सीट्स हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट अमेंडमेंट बिल 2020 पास्ड बाय छत्तीसगढ़ असेंबली। छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट विल सेट अप एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस। यह किसान की उपज के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। इट विल हेल्प फार्मर्स इन गेटिंग लोन्स फ्रॉम नाबार्ड। यह किसानों को नाबार्ड से ऋण प्राप्त करने में मदद करेगा। सो 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइए। Guys, keep commenting the correct answer. If you have any doubt in any question, any doubt, you can mention that in comment box.
So the correct answer for this is option A, that is one only. Bundi Architectural Heritage of a Forgotten Rajput Capital webinar has been organized under देखो अपना देश webinar series. तो देखो अपना देश सेमिनार की जो श्रृंखला चल रही है उसमें बूंदी के बारे में यहाँ पर एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है and it was represented by an architect, urban planner and an urbanist चारुदत्ता देशमुख. एंड इसमें फोकस किया गया कि बूंदी में जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है जो कैपिटल थी हादा राजपूत प्रोविंस की राजस्थान में, उसके बारे में कि कैसा बूंदी में किस तरह का आर्किटेक्चरल हेरिटेज है. एंड बूंदी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स, ब्लू सिटी एंड ऑल्सो छोटी काशी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी टेम्पल्स इनसाइड एंड अराउंड द हादा कैपिटल. तो बूंदी को जो है स्टेप वॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है और छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे आसपास हादा कैपिटल के. देखो अपना देश वेबिनार सीरीज जो है ये भारत की जो भी रिच डाइवर्सिटी है उसको शोकेस करने का एक एफर्ट है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत. और साथ ही जब हम एक दूसरे के कल्चर को जानेंगे, ठीक है, जो डिफरेंट रीजन्स में है, क्या आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, क्या चीज़ें हैं वहाँ पर आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, तो इससे हमारी जो यूनिटी है वो और ज़्यादा मजबूत होगी. देन आर्किटेक्चर ऑफ बूंदी की हम बात करें तो बूंदी अपने वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स के लिए काफ़ी जाना जाता था. एंड दिस मेडाइवल सिटी इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वाटर आर्किटेक्चर. तो ये है जो है मध्ययुगीन शहर पानी की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है. The external use of color on the external facade of houses imparted a unique radiance and vibrancy to the streets of बूंदी. तो वहाँ पर जो घरों की जो बाहर की जो दीवारें हैं वहाँ पर अलग तरह का एकदम बढ़िया रंग भरते थे जिसकी वजह से एक मतलब लाइवली जो फीलिंग आती थी वहाँ पर. इट हैज़ झरोकाज इन द हाउसेज ऑन द अपर फ्लोर्स टू प्रोवाइड लाइट एंड वेंटिलेशन. तो ऊपर घरों के जो अपर फ्लोर्स पर झरोके होते थे जहाँ से रोशनी अच्छी आती थी. इन द अर्ली फेज ऑफ बूंदीज ग्रोथ टेम्पल्स वर ऑफ नगारा स्टाइल. तो पहले जब बूंदी की ग्रोथ हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, तो उस समय पर जो टेम्पल्स थे वो नगारा स्टाइल के बने थे. बट लेटर अ न्यू स्टाइल इमर्ज फ्रॉम द अमलगेमेशन ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल हवेली विद नगारा स्टाइल. उसके बाद जो टेम्पल्स को बिल्ड किया जाने लगा वो हवेली और नगारा स्टाइल को मिक्स करके बनाया जाने लगा. The third style emerged in the form of Jain temples constructed in an introvert form. उसके बाद जो तीसरा स्टाइल यहाँ पर आया वो आया जैन टेम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है, जो कि एक इंट्रोवर्ट सी फॉर्म थी जिसमें तोरण होते थे गेटवेज पे, एंट्रेंस पे, और लार्ज क्यूबॉइड ओपेक मास होता था और सेंट्रल में कोर्टयार्ड होता था और शिकारा होता था गर्भगृह के ऊपर, ठीक है. इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिला था. उसके बाद फोर्थ स्टाइल इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ रेज्ड और एलिवेटेड टेम्पल्स. तो जो चौथी शैली थी उसमें उभरे और ऊंचे मंदिर दिखाई दिए. अच्छा, जो आर्किटेक्चरल हेरिटेज है बूंदी का, इसको हम 6 टाइपोलॉजीज में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो गढ़, वहाँ पर फोर्ट देखे जाते हैं, जैसे तारागढ़ है वहाँ पर. देन गढ़ महल, रॉयल पैलेस जो होती हैं, तो जैसे भज महल है, छतर महल है, उमेद महल है. देन बावरी जो स्टेप वॉल्स है, जैसे आपने दिल्ली में भी देखेंगे कुछ बावरी स्टेप वेल्स होती हैं, तो वहाँ पर बूंदी में है खोज दरवाजा की बावरी, भलवाड़ी बावरी. उसके बाद कुछ स्टेप टैंक्स होते हैं, कुंड जिसको कहते हैं, तो जैसे दादा भाई जी का कुंड, नगर कुंड, सागर कुंड, रानी कुंड. देन इसके अलावा सागर महल जो कि लेक पैलेसेस होती हैं, जैसे मोती महल है वहाँ पर, सुख महल है, शिखर बुर्ज है. इसके अलावा छतरी, सीनोटेफ, ठीक है, जैसे 84 है. तो इस तरह के वहाँ पे जो बूंदी में स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं. तो आपको कभी भी मौका मिले तो आप बूंदी ज़रूर विजिट करिए. मैं भी जाके देखूंगी डिफरेंट जो भी आर्किटेक्चरल फीचर्स है वहाँ पर. क्वेश्चन देख लेते हैं. बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ अ फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल वेबिनार अंडर द देखो अपना देश वेबिनार सीरीज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डैश. बूंदी एक भूली हुई राजपूत राजधानी की स्थापत्य विरासत देखो अपना देश वेबिनार सीरीज के तहत वेबिनार का आयोजन डैश मंत्रालय द्वारा किया गया है. कल्चर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट एंड नन ऑफ द अबव. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए.
So the correct answer will be option B, that is tourism. Next is President Ramnath Kovind paid floral tributes to the 10th President of India, Kochiril Raman Narayanan, on his birth anniversary. तो जो हमारे 10th प्रेसिडेंट थे भारत के, जिनका नाम था KR नारायण, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो कि 27 अक्टूबर को मनाई जाती है, उस पर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उनको पुष्पांजलि अर्पित की. एंड ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1997 टू 2002. और उसके बाद जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वो भारत के 11th प्रेसिडेंट बने. He also served as the 9th vice president of India from 1992 to 1997. वो प्रेसिडेंट भी थे एंड देन 9th वाइस प्रेसिडेंट भी बने from 1992 to 1997. And he was the first person who came from the Dalit community and became president of India. तो वो पहले व्यक्ति थे जो दलित समुदाय से आए और भारत के राष्ट्रपति बने. तो वो पहले दलित प्रेसिडेंट थे भारत के. और ही वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हु वोटेड इन द जनरल इलेक्शन व्हेन इन ऑफिस. तो वे पहले भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद पर रहते हुए आम चुनाव में मतदान किया था. क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिसेंटली पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू प्रेसिडेंट KR नारायण. ही वॉज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में राष्ट्रपति KR नारायण को पुष्पांजलि अर्पित की है. वह डैश थे, भारत के 9वें राष्ट्रपति, भारत के 10वें राष्ट्रपति, भारत के 11वें राष्ट्रपति या भारत के 12वें राष्ट्रपति. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? The correct answer will be option B, that is he was the 10th president of India. Next is Indian Army's Northern Command celebrated 74th Infantry Day to mark the India's army operations against Pakistani aggression on Jammu and Kashmir. भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तानी आक्रमण के खिलाफ भारतीय सेना के अभियानों को चिन्हित करने के लिए 74वां पैदल सेना दिवस मनाया. एंड जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ध्रुव शहीद स्मारक में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया था. इन्फेंट्री डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 27 अक्टूबर टू मार्क द इंडियन आर्मीज ऑपरेशंस ऑन 27 अक्टूबर 1947 अगेंस्ट द पाकिस्तानी एग्रेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 27 अक्टूबर 1947 को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जब एग्रेशन हुआ पाकिस्तान का, जो पाश्तून थे, ट्रूप्स थे पाकिस्तान के, वो ट्राइब्समैन का भेष बनाकर आए और उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने अटैक किया. देन जो तब महाराजा हरी सिंह थे उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया. तब इंडिया ने यहाँ पर उसको पाकिस्तानी आर्मी को पीछे खदेड़ा था. देन नॉर्दर्न कमांड की हम बात करें तो इंडिया का जो नॉर्दर्न कमांड है इसके हेडक्वार्टर उधमपुर में है. लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पर योगेश कुमार जोशी हैं, वो कमांडर है. एंड इट कैरीज आउट काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू कश्मीर में ये काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं. इंडियाज आर्मीज नॉर्दर्न कमांड इज हेडक्वार्टर इन डैश. भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ, चंडीगढ़, शिमला एंड उधमपुर. सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? नॉर्दर्न कमांड कहाँ पर है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उधमपुर. नेक्स्ट इज मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी हैज अनाउंस्ड द कंप्लीशन ऑफ फेनी ब्रिज बाय दिसंबर 2020. तो उन्होंने कहा कि दिसंबर 2020 तक फेनी ब्रिज का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड इससे जो भी बांग्लादेश के जो चट्टोग्राम पोर्ट है और इंडिया का जो कोलकाता पोर्ट है उसके बीच में जो गुड्स का मूवमेंट है वो आसान हो जाएगा. इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा साबरुम त्रिपुरा में और एक ट्रेन भी स्टार्ट की जाएगी फ्रॉम त्रिपुरा टू बांग्लादेश. फेनी ब्रिज की हम बात करें, इट इज़ टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2020. इससे जो बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट में और इंडिया का जो कोलकाता पोर्ट है उसके बीच में गुड्स का मूवमेंट आसान हो जाएगा. ये 1.8 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है और ये इंडिया में साबरुम को कनेक्ट करेगा विद रामगढ़ इन बांग्लादेश. फेनी रिवर की हम बात करें, उसी पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है. सो इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर. ये भारत और बांग्लादेश में दोनों में बहती है, इसलिए ट्रांस बाउंड्री रिवर है. एंड दिस इज पार्ट ऑफ 4156 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. तो भारत बांग्लादेश सीमा का ये एक हिस्सा है. ये साउथ त्रिपुरा से, दक्षिण त्रिपुरा से उत्पन्न होती है
एंड इसके बाद महुरी रिवर, लिटिल फेनी जिसको कहा जाता है, वो इसको ज्वाइन करती है, महुरी रिवर। क्वेश्चन है आपके लिए, फेनी ब्रिज विल मेक द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम चट्टोग्राम पोर्ट एंड कोलकाता पोर्ट ईजियर, वेयर इज द चट्टोग्राम पोर्ट लोकेटेड। फेनी ब्रिज चट्टोग्राम पोर्ट और कोलकाता पोर्ट से माल की आवाजाही को आसान बना देगा। चट्टोग्राम बंदरगाह कहाँ स्थित है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज बांग्लादेश। नेक्स्ट इज बांग्लादेशी बॉय अंजार मुस्तीन अली। ये इन्होंने एक स्पेशल प्राइज जीता है इन ICCR's ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन ICCR ने एक ग्लोबल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट। एंड इसमें काफ़ी जगह से एंट्रीज आई थी और सबसे ज़्यादा एंट्रीज बांग्लादेश से थी। कंपटीशन में 4 डिफरेंट सेक्शन थे, कंटेम्प्रेरी आर्ट, फोक एंड ट्राइबल आर्ट, कार्टून्स एंड इलस्ट्रेशंस एंड डिजिटल एंड न्यू एज आर्ट। तो ये 4 डिफरेंट सेक्शंस थे। ICCR की हम बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो 1950 में फाउंड हुई थी बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इसके करंट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे। ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए, अंजार मुस्तीन अली हैज रिसेंटली वन अ स्पेशल प्राइज इन ICCR's ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन, ही बिलोंग्स टू डैश। अजरा मुस्तीन अली ने हाल ही में ICCR की वैश्विक कला प्रतियोगिता में एक विशेष पुरस्कार जीता है, वह किस देश से हैं? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड नेपाल। तो कौन से देश से हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बांग्लादेश। नेक्स्ट इज डेनियल मैनेकर, who was an award-winning author and editor. He died at the age of 79. उनके द्वारा कुछ लिखी हुई फेमस बुक्स थी जैसे माई मिस्टेक, द टेस्टामेंट एंड द ट्रीटमेंट। ओके, माई मिस्टेक, द ट्रीटमेंट। एंड उन्होंने जो है एज एन एडिटर काम किया था इन न्यूयॉर्कर एंड रैंडम हाउस। इसके अलावा उनको उनकी बुक के लिए द ओल्ड लेफ्ट, इसके लिए उनको ओ हेनरी अवार्ड भी दिया गया था। He had worked with the MFA program at Stony Brook, Southampton as an consultant for Barnes and Noble bookstores. इसके अलावा उन्होंने एक बुक भी एडिट की which is Primary Colors, a novel of politics, जो कि एक बेस्ट सेलर बुक है about बिल क्लिंटन 1992 प्रेसिडेंशियल कैंपेन। ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए, डेनियल मैनेकर पास्ड अवे, ही इज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन? डेनियल मैनेकर का निधन हो गया, वह किस पेशे से संबंधित है? ऑथर, स्पोर्ट्स, पॉलिटिशियन एंड साइंटिस्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज ऑथर, लेखक थे वो। नेक्स्ट इज राजेश नाम्बियार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी विद इफेक्ट फ्रॉम November 9। तो ये राजेश नाम्बियार हैं, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया। And he'll join Cognizant from CINA, where he holds the post of chairman and president of CINA India. और वह देश में नेटवर्किंग सिस्टम और सेवाओं में फर्म के विकास में तेजी लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने इससे पहले काफ़ी IT फर्म्स में काम किया है जैसे IBM, TCS, एंड वो रमकुमार रमूर्ति का स्थान लेंगे जिन्होंने जुलाई में रिजाइन कर दिया था। ओके। क्वेश्चन है आपके लिए, हु विल बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉग्निजेंट इंडिया? कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? अरविंद कृष्णा, राजेश नाम्बियार, राकेश कपूर एंड दिनेश सी पलीवाल। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके SSC रेलवेज एग्जाम इन सब में पूछे जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज राजेश नाम्बियार। Next is Indian Army will reorganize itself under the 5 theatre commands by 2022. भारतीय सेना 2022 तक 5 थिएटर कमांड के तहत खुद को पुनर्गठित करेगी। इससे क्या होगा, जो भी कमांड स्ट्रक्चर है और जो भी ऑपरेशंस हैं जिसमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत होती है वो आसानी से हो पाएगी। द रिस्ट्रक्चर प्रोसेस ऑफ 3 सर्विसेज अंडर द थिएटर कमांड हैज़ बिगन विद द स्पेशल नॉर्थ कमांड ऑफ चाइना एंड द वेस्टर्न कमांड ऑफ पाकिस्तान। तो थिएटर कमान के तहत 3 सेवाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया चीन के विशेष उत्तरी कमान और पाकिस्तान के पश्चिमी कमान के साथ शुरू हो गई है।
The Northern Command remit will start from Karakoram Pass in Ladakh and continue till Kibuti in Arunachal Pradesh. उत्तरी कमान का परिचर्चा लद्दाख के काराकोरम दर्रे से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश के किबूती तक जारी रहेगा। एंड इसी तरह वेस्टर्न कमान का जो है वो इंदिरा कॉल ऑन सल्टोरो रिज इन द सियाचिन ग्लेशियर रीजन टू द टिप ऑफ गुजरात। तो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में सोल्टोरो रिज पर इंदिरा कर्नल से लेकर शुरू होकर गुजरात की नोक तक ये पश्चिमी कमान का आगमन होगा। थर्ड थिएटर कमांड होगा पेनिनसुलर कमांड, फोर्थ होगा फुल फ्लेज एयर डिफेंस कमांड और फिफ्थ होगा मैरीटाइम कमांड। एयर कमांड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंडिंग द इंडियन एयर स्पेस थ्रू इट्स मल्टी रोल फाइटर्स एंड एंटीक्राफ्ट मिसाइल्स। तो वायु कमान अपने बहुभूमिका सेनानियों और विमान रोधी मिसाइलों के माध्यम से भारत हवाई क्षेत्र की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार होगा। करेंटली जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और जो इंडियन नेवी है दे डिफेंड इंडियन एयर स्पेस सेपरेटली। ठीक है, अभी उनमें क्या है कि डिफरेंट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज होती है और कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, सब सेपरेटली इंडियन एयर स्पेस को डिफेंड करते हैं। तो अब इसकी वजह से एक फ़ायदा हो जाएगा। इंडियन वाटर स्पेस विल बी अंडर वन मैरीटाइम कमांड। तो मैरीटाइम कमांड के अंतर्गत इंडियन वाटर स्पेस को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। उसी तरह एयर कमांड के अंतर्गत जो है पूरा एयर स्पेस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडियन ओशन एंड आइलैंड एरियाज ऑफ इंडिया। तो जो भी इंडियन ओशन रीजन है और जितने भी आइलैंड वाला रीजन है भारत का, उसकी जिम्मेदारी मैरीटाइम कमांड पर होगी। लेफ्टिनेंट जनरल एंड इक्विवेलेंट रैंक कमांडर्स विल लीड ऑल द 5 कमांड्स। तो ये जो 5 थिएटर कमांड्स बनाए गए हैं, इनको लेफ्टिनेंट जनरल जो है या उनके समकक्ष रैंक के कमांडर उसका नेतृत्व करेंगे। थिएटराइजेशन ऑफ कमांड का मतलब है कि यूनिट्स जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की हैं उनको एक सिंगल थिएटर कमांड में रखना, ताकि जो ऑपरेशंस हैं उनमें सिंक्रोनाइजेशन आ सके। ठीक है, हर यूनिट अलग अलग काम ना करे। हर यूनिट से जो भी जैसे आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से लोग लिए और एक थिएटर कमांड के अंतर्गत डाले, तो उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर रीजन को विद कोऑर्डिनेशन ऑफ 3 ब्रांचेस ऑफ आर्मी इसको हम कर सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं स्पेस को। इट विल इंटीग्रेट रिसोर्सेज ऑफ द 3 सर्विसेज अंडर वन कमांड। ये एक कमांड के तहत 3 सेवाओं के संसाधनों को एकीकृत करेगा। सो ये काफ़ी अच्छा मूव है। अच्छा, इसमें हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं, कौन से कमांड के कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं। तो ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में लोकेटेड है। सेंट्रल कमांड इज लोकेटेड इन लखनऊ। नॉर्दर्न कमांड इज इन उधमपुर। सदर्न कमांड इज इन पुणे। साउथ वेस्टर्न कमांड इज इन जयपुर। वेस्टर्न कमांड इज इन चंडीगढ़ एंड ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड इन शिमला। तो कई बार डिफेंस एग्जाम्स में आपसे पूछ लेते हैं पर्टिकुलर कमांड के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टेबल फॉर्म में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन आपके लिए, द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट डैश। भारतीय सेना की मध्य कमान का मुख्यालय डैश में स्थित है। पुणे, चंडीगढ़, लखनऊ एंड ओके लेट्स मेक इट बैंगलोर। ओके, सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन सी, दैट इज लखनऊ। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं एंड उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और आप रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरह डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए और जो मंथली मैगजीन आती है उससे करंट अफेयर्स को रिवाइज करिए। आपका कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही क्विज भी अटेम्प्ट करते रहिए। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।